Hello students, I am Pooja and welcome back to your own YouTube channel Ashish Tiwari. Through this channel, we are presenting you a video lecture series based on the subject Human Resource Management and Fundamentals of HRM. We have already covered the first 4 units of this chapter. So today we are going to discuss unit 5. This video series is very important for every student who has this subject in the syllabus, and this video series is also very special because every topic you study here will come in your exam in one way or another. So you just have to watch these videos for once and I'm sure that you won't need to watch it again. So the first lesson of unit 5 is employee maintenance. Employee maintenance जो है एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है HRM का, क्योंकि ये फोकस करता है रिटेनिंग इन एम्प्लॉयज़. रिटेन करना मतलब कि जब आपकी कंपनी के अंदर अगर कोई पर्सन आके लग गया तो वो थ्रू आउट द ईयर्स आपके साथ लॉयल रहे, आपकी कंपनी को छोड़ के ना जाए. एम्प्लॉयज़ को रिटेन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है. और साथ साथ उनका मोरल इम्प्रूव करना, सॉल्विंग उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, उनको सेफ और सेटिस्फाइड रखना, ये कंपनी का सबसे बड़ा मोटिव होता है. इसका मेन पर्पस होता है ताकि एम्प्लॉयज़ जो है ऑर्गेनाइजेशन के साथ रहें लंबे समय तक और अच्छे से काम करते रहें. एम्प्लॉय मेंटेनेंस का मतलब क्या होता है? देखो, एम्प्लॉय मेंटेनेंस मीन्स टेकिंग केयर ऑफ द एम्प्लॉयज़ वर्क कंडीशंस, उनकी वर्क कंडीशंस को अच्छे से देख रेख करना, health, safety, satisfaction and welfare so that they remain loyal to the organization and work effectively. ठीक है. नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ द एम्प्लॉय मेंटेनेंस. अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू रिटेन एम्प्लॉयज़ इन द ऑर्गेनाइजेशन में रहने वाले एम्प्लॉयज़ को रिटेन रखना, उनको कंपनी के अंदर ही रखना, जॉब सेटिस्फेक्शन बढ़ाना. देखो, एक कंपनी की रेपुटेशन ना इस चीज़ पर भी डिपेंड करती है कि वहाँ के एम्प्लॉयज़ कंपनी के बारे में क्या कहते हैं. कंपनी एम्प्लॉयज़ के बारे में क्या कहती है वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन एम्प्लॉयज़ कंपनी के वर्किंग कंडीशन को कैसा मानते हैं आज के टाइम पे वो भी इंपॉर्टेंट हो गया है. क्योंकि ऑप्शंस इतने ज़्यादा हो गए हैं, वर्क अपॉर्चुनिटीज़ इतनी ज़्यादा हो गई है कि अगर कोई कंपनी एम्प्लॉयज़ को सेटिस्फाई नहीं कर पाती है तो उसकी रेपुटेशन ख़राब हो जाती है और अल्टीमेटली वो कंपनी को लॉस झेलना पड़ता है. ठीक है. टू मेंटेन हाई एम्प्लॉय मोरल, एम्प्लॉय मोरल को बढ़ा के रखना, यानी कि उनको मोटिवेटेड रखना. ठीक है. उनका मोरल डाउन ना हो जाए, कहीं वो जो है उदास ना हो जाए काम करते करते. टू रिड्यूस एब्सेंटिज्म एंड टर्नओवर. एब्सेंटिज्म यानी कि एम्प्लॉय डेली आते रहे, उनकी मेंटल हेल्थ, इमोशनल. आपको पता है कि अभी यूरोप एंड जो वेस्टर्न कल्चर के अंदर कंपनी के अंदर थेरेपीज, मतलब कि वो थेरेपिस्ट को हायर करने लग गए. वहाँ पर उनकी इमोशनल स्टेबिलिटी, मेंटल स्टेबिलिटी, हेल्थ स्टेबिलिटी, इन सब का ध्यान रखा जाता है ताकि कंपनी का कोई नुकसान ना हो. ठीक है. तो आज के टाइम पे ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई हैं. और टर्नओवर अच्छा रहे कंपनी का. टू क्रिएट अ सेफ एंड हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट जो है हेल्दी रहे एंड सेफ रहे. टू मेंटेन गुड रिलेशन बिटवीन द एम्प्लॉयज़ एंड द मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ के बीच में अच्छा रिलेशन रखना. ठीक है. Importance of employee maintenance. Employee maintenance is the most important asset of the organization. देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन का सबसे बड़ा एसेट क्या है? ना तो वहाँ की ज़मीन है, ना वहाँ के प्रोडक्ट्स हैं, बल्कि वहाँ के एम्प्लॉयज़ हैं. अगर आपकी कंपनी के अंदर काम करने वाले वो लोग हैं जो लॉयल है और मेहनती हैं, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन चाहे माइनस से हो, वो कब पॉजिटिव से आपको एक बहुत अच्छा प्रॉफिट देने लगेगी आपको पता नहीं चलेगा जब आपकी कंपनी के लोग आपसे लॉयल होते हैं. टाटा मोटर्स है. टाटा आज एक इतनी बड़ी कंपनी, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन क्यों है? क्योंकि वो लोगों के साथ, अपने एम्प्लॉयज़ के साथ एक इमोशनल बॉन्ड बना के रखती है. अब वहाँ पर चाहे काम करने वाला कोई, वहाँ पर कोई वॉचमैन हो या फिर एक एम्प्लॉय हो, वो सबका बहुत अच्छा ख्याल रखती है. इफ़ दे रिसीव प्रॉपर फैसिलिटी, सेफ्टी एंड रिस्पेक्ट, अगर उनको फैसिलिटी, सेफ्टी और रिस्पेक्ट अच्छी दी जाती है तो वो ग्रेटर एंथुजियाज्म से काम करते हैं. एम्प्लॉय मेंटेनेंस से स्टेबिलिटी आती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और एम्प्लॉयमेंट रिटेन भी बहुत ज़्यादा अच्छा कर पाते हैं. मेन एलिमेंट्स, देखो मेन एलिमेंट्स होते हैं कुछ एम्प्लॉय मेंटेनेंस के. पहला है एम्प्लॉय वेलफेयर. मेडिकल फैसिलिटीज़ एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करना. कैंटीन, पता है मतलब कि कंपनीज़ के अंदर उनको फूड भी प्रोवाइड किया जाता है, अच्छा खासा खाना, रेस्ट रूम्स भी देना, ट्रांसपोर्ट, हाउसिंग, सैनिटेशन फैसिलिटीज़ इज़ अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एम्प्लॉई वेलफेयर. नेक्स्ट इज हेल्थ एंड सेफ्टी. प्रोटेक्टिंग द हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ द एम्प्लॉयज़ इज़ एसेंशियल. बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है उनकी सेफ्टी और हेल्थ को ध्यान में रखना. इसके अंदर आता है मशीन्स को प्रोवाइड करना, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, फायर सेफ्टी, क्लीन सराउंडिंग एंड हेल्थ, रेगुलर हेल्थ चेकअप्स का भी
ध्यान रखना। फेयर पे एंड बेनिफिट्स, एम्प्लॉयज शुड रिसीव अ फेयर सैलरी, अलाउंस, बोनस, इंश्योरेंस, पेंशन, उनको सही प्रॉपर में प्रोवाइड की जानी चाहिए। नेक्स्ट इज एम्प्लॉय रिलेशन, गुड रिलेशन, एम्प्लॉय रिलेशन मेंटेन पीस एंड स्टेबिलिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सब पीस हार्मनी में रहते हैं, अच्छी खुशी से रहते हैं, तो काम अच्छे से हो पाएगा, ठीक है। देयर शुड बी अ कम्युनिकेशन, ट्रस्ट एंड कोऑपरेशन बिटवीन द मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज और मैनेजमेंट के बीच में अच्छी कम्युनिकेशन और कोऑपरेशन होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ग्रीवियंस हैंडलिंग, अगर एम्प्लॉयज़ को कोई भी प्रॉब्लम है या फिर उनको कोई भी डिससेटिस्फैक्शन हो रही है तो उसे समय पर सॉल्व किया जाना चाहिए प्रॉपर मैनर के साथ। डिसिप्लिन मेंटेन्स ऑर्डर इन द वर्क प्लेस, डिसिप्लिन से वर्क प्लेस के अंदर ऑर्डर बना रहता है, सब आकर अपना काम करें, रूल्स को फॉलो करें, समय पर आए, समय पर जाएं। वर्किंग रिस्पॉन्सिबली आर पार्ट्स ऑफ द डिसिप्लिन। प्रोसेस ऑफ एम्प्लॉय मेंटेनेंस, मेंटेनेंस, अब एम्प्लॉय मेंटेनेंस का प्रोसेस क्या होता है? पहले एम्प्लॉय की ज़रूरतों को समझें, उनके वर्क एनवायरनमेंट को इवेलुएट किया जाए, उनकी हेल्थ और सेफ्टी फैसिलिटीज़ को उनको प्रोवाइड किया जाए, सही पैसा, उनके काम के अकॉर्डिंग उनको पैसे और बेनिफिट्स मिलने चाहिए। एम्प्लॉय ग्रीवियंस को सॉल्व करें, मॉनिटर एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन एंड टेक करेक्टिव एक्शंस। मेथड्स ऑफ एम्प्लॉय मेंटेनेंस, सेफ वर्क एनवायरनमेंट, उनको अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाना चाहिए, मेडिकल फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड की जानी चाहिए, काउंसलिंग सर्विसेज, कभी कभी काउंसलिंग जैसे थेरेपी सेशंस, इमोशनली काफ़ी ज़्यादा लोग स्ट्रेस्ड होते हैं तो वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई आज के टाइम पे। वेलफेयर प्रोग्राम्स, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, स्किल्स को और ज़्यादा शार्पन करने के लिए। रिवॉर्ड्स एंड रिकग्निशन, अच्छे काम को रिवॉर्ड और रिकग्नाइज भी किया जाना चाहिए। एंड एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, ठीक है। नेक्स्ट इज बेनिफिट्स ऑफ एम्प्लॉय मेंटेनेंस, एम्प्लॉय रिमेन्स मोर सेटिस्फाइड, एम्प्लॉय और भी ज़्यादा सेटिस्फाइड हो जाते हैं। टर्नओवर रिड्यूसेस हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर टर्नओवर रिड्यूसेस का मतलब होता है कि कंपनी को छोड़ के जाने वाले लोग कम हो जाते हैं, ठीक है। बहुत ही कम लोग कंपनी को क्विट करके जा रहे हैं। स्ट्रेस एट द वर्क प्लेस डिक्रीजेज, अगर एनवायरनमेंट अच्छा है तो स्ट्रेस कम होगा, ऑर्गेनाइजेशन की इमेज अच्छी होगी और एम्प्लॉय मोराल भी बढ़ेगा। गूगल को आज के टाइम पे इतना हल्ला गुल्ला क्यों मचा रहता है कि मुझे गूगल में जाना है, गूगल में जाना है? क्योंकि भाई वो एनवायरनमेंट ऐसा प्रोवाइड करती है, खेलने के लिए, सोने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, सब कुछ वो प्रोवाइड करती है, एक सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है। चैलेंजेस इन एम्प्लॉय मेंटेनेंस, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं? लैक ऑफ बजट, बजट कम पड़ जाता है सबको अच्छी सैलरी देते देते। एम्प्लॉय एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ती जा रही हैं, अब उनको ट्रिप्स भी चाहिए, मतलब ये भी एक रेगुलर पार्ट है, बट स्टिल एम्प्लॉय एक्सपेक्टेशंस टाइम के साथ बढ़ती जा रही हैं। वर्क प्लेस स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता जा रहा है, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को नहीं फॉलो कर पाते कुछ लोग। एंड डिफरेंट नीड्स ऑफ डिफरेंट एम्प्लॉय, हर एम्प्लॉय की अपनी नीड है, सबको तो नहीं किया जा सकता। अ फैक्ट्री प्रोवाइड सेफ इक्विपमेंट, मेडिकल फैसिलिटीज़, कैंटीन, टाइमली सैलरी एंड अ ग्रीवियंस रिड्रेसल सिस्टम फॉर इट्स एम्प्लॉयज़। एज अ रिजल्ट द एम्प्लॉयज़ रिमेन सेटिस्फाइड एंड वर्क फॉर अ लॉन्गर टाइम। अगर उनको सही इक्विपमेंट दी जाए, मेडिकल फैसिलिटीज़, कैंटीन, टाइम पर खाना, टाइम पर सैलरी, और अगर वो अच्छा काम करें तो उनको रिवॉर्ड मिल रहा है, तो ऑब्वियसली वो नहीं छोड़ के जाएंगे, राइट। एम्प्लॉय मेंटेनेंस एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी पार्ट है the success of an organization where employees safety, health and satisfaction and welfare are taken care of. They work with more loyalty and energy. This ensures the stability and progress of the organization. Moving on to the next chapter. Second chapter is employee grievance, HRIS and ERM. Introduction. In this lesson, we study three important topics: employee grievance, HRIS, EHRM. These are the key parts of the modern HRM that helps maintain transparency, efficiency and balance in the organization. Employee grievance क्या होता है? Employee grievance होता है कि any dissatisfaction or problem faced by an employee related to work. Employee grievance का मतलब होता है भी काम करने वाले एम्प्लॉय को कोई भी दिक्कत अगर काम करने के दौरान फेस करनी पड़ रही है तो उसे एम्प्लॉय ग्रीवियंस कहा जाता है। क्या क्या कारण हो सकता है? अनइक्वल वेजेस दे रहे हैं, किसी को अच्छी दे रहे हैं, किसी को बुरी दे रहे हैं, वर्किंग कंडीशंस अच्छी ना होने पर किसी के साथ बुरा बिहेवियर हो रहा है, किसी को अच्छा किया जा रहा है, तो बायस इन प्रमोशन एंड हैवी वर्कलोड, सैलरी से काम बहुत ज़्यादा दे देना, ठीक है। तो ये एक बहुत ज़्यादा ग्रीवियंस का कारण हो जाता है। नेक्स्ट इज ग्रीवियंस रिड्रेसल प्रोसेस। अब उसको ख़त्म कैसे किया जाए? पहले तो दिक्कत को आइडेंटिफाई किया जाए,
कंप्लेंट को रिकॉर्ड किया जाए, इन्वेस्टिगेट किया जाए और इशू को जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए और फीडबैक देना चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है, एम्प्लॉय ट्रस्ट बढ़ेगा, वर्क प्लेस में हार्मनी बनी रहेगी और एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन भी बढ़ता है। HIRS क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम। HRIS जो है कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है जो कि स्टोर, मैनेजेस एंड एनालाइजेस एम्प्लॉय रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। एक एम्प्लॉय के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम के पास होती है। कंपोनेंट्स क्या है, एम्प्लॉय का डाटा, पेरोल, बेनिफिट्स, अटेंडेंस, परफॉर्मेंस अप्रेजल, सब कुछ उनके पास होता है। एडवांटेजेस क्या है, टाइम बचता है, सही डाटा मैनेजमेंट होता है, डिसीजन मेकिंग कर पाते हैं कि भी इस एम्प्लॉय को रखना चाहिए नहीं कर रखना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और गलतियां भी कम होती हैं। ठीक है, लिमिटेशंस क्या है, पैसे बहुत ज़्यादा लगते हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी काफ़ी महंगी है, टेक्निकल नॉलेज भी चाहिए होती है और डाटा सिक्योरिटी इश्यूज भी हो जाते हैं, कभी कभी डाटा भी लीक हो जाता है, तो वो भी एक बहुत बड़ा नेगेटिव फैक्टर है। EHRM होता है इलेक्ट्रॉनिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इलेक्ट्रॉनिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मीन्स परफॉर्मिंग HR फंक्शंस यूजिंग इंटरनेट एंड डिजिटल टेक्नोलॉजीज। इंटरनेट और डिजिटल टेक्नोलॉजीज की मदद से जो है HR फंक्शंस को वर्क करना, परफॉर्म करना। अब ये 3 तरह के होते हैं, ऑपरेशनल, रिलेशनल एंड ट्रांसफॉर्मेशनल। ऑपरेशनल में डेली एक्टिविटीज़ आ गई, अटेंडेंस हो गई, अटेंडेंस कर रहे हैं नहीं कर रहे, डेली का काम हुआ कि नहीं हुआ, परफॉर्मेंस कैसी जा रही है। रिलेशनल में रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग आता है, और ट्रांसफॉर्मेशनल में स्ट्रेटेजिक फंक्शंस आते हैं। एडवांटेजेस क्या है, फास्ट और इजी प्रोसेस है, कॉस्ट इफेक्टिव है, एक टाइम पैसा लगे लेकिन बाद में ये मतलब फ्री ही हो जाता है क्योंकि मशीन आपके पास आ गई। ट्रांसपेरेंसी अच्छी रहती है, टाइम बचता है और सेल्फ सर्विस एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड की जाती है। चैलेंजेस क्या है, टेक्निकल इश्यूज होते रहते हैं, डाटा सिक्योरिटी रिस्क रहता है और एम्प्लॉय ट्रेनिंग की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इंटरनेट पर बहुत ज़्यादा डिपेंड होता है ये। एग्जाम्पल, अ कंपनी स्टोर्स एम्प्लॉय अटेंडेंस, सैलरी एंड परफॉर्मेंस डाटा इन HRIS एंड यूजेज EHRM फॉर ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग। ठीक है, कंक्लूजन निकल के आता है कि एम्प्लॉय ग्रीवियंस, HRIS एंड EHRM essential parts of the modern HRM. They make the organization efficient, transparent and effective while increasing the employee satisfaction. Lesson 3, employer-employee relation. Employer-employee relation का refers to the relationship between the employers and employee. Employer वो होता है जिसकी कंपनी होती है, employee वो होता है जिसकी जो काम करता है उस कंपनी में। ठीक है, ये जो रिलेशन है ये डायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस के ऊपर अफेक्ट डालते हैं, वर्क एनवायरनमेंट एंड प्रोडक्टिविटी। मीनिंग, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन मीन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, कोऑपरेशन, ट्रस्ट एंड कम्युनिकेशन बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। ठीक है, उनके बीच में जो कोऑपरेशन, ट्रस्ट और कम्युनिकेशन है वो दिखाना। ऑब्जेक्टिव क्या है, कंपनी के अंदर पीस और कोऑपरेशन बढ़ा रहे। ठीक है, इंक्रीजेज एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन, लड़ाइयाँ कम होंगी, ऑर्गेनाइजेशनल गोल अच्छे से अचीव किए जाएंगे और कोऑपरेशन और ट्रस्ट बना रहेगा। एलिमेंट्स ऑफ गुड एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन, कम्युनिकेशन, अच्छे से और सही रेगुलर कम्युनिकेशन बनी रहेगी, ट्रांसपेरेंसी और ऑनेस्टी बनी रहेगी, रिस्पेक्ट, सबको इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए, कोऑपरेशन, टीम वर्क, फेयरनेस, इक्वल अपॉर्चुनिटीज एंड फेयर डिसीजंस। इंपॉर्टेंस क्या है, मेंटेन्स वर्क प्लेस हार्मनी, काम के अंदर शांति बनी रहती है, सब अपना काम अच्छे से हंसी खुशी कर रहे होते हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और एम्प्लॉय मोराल भी बढ़ता है, लड़ाइयाँ कम होंगी और इनहेंसेस ऑर्गेनाइजेशनल इमेज। ठीक है, नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल रिलेशन। इंडस्ट्रियल रिलेशन रेफर्स टू द रिलेशनशिप बिटवीन द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयज एंड द गवर्नमेंट। इन तीनों के बीच में जो रिलेशन है उसे इंडस्ट्रियल रिलेशन कहते हैं, जहाँ से वर्कर और मैनेजमेंट के बीच में एक मेंटेनेंस बना रहता है। मेथड्स टू इम्प्रूव रिलेशन, कैसे, रेगुलर, अगर आप रेगुलरली बात करेंगे तो रिलेशन अच्छा होगा, पैसे सही दिए जाए एम्प्लॉयज़ को, ग्रीवियंस रिड्रेसल सिस्टम, एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एंड रिस्पेक्टफुल बिहेवियर। एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन मीन्स इन्वॉल्विंग एम्प्लॉयज़ इन डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में एम्प्लॉयज़ को इन्वॉल्व करना, इट इंक्रीजेज देयर मोरल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। कलेक्टिव बार्गेनिंग, कलेक्टिव बार्गेनिंग एक प्रोसेस होता है जहाँ पर नेगोशिएशन चलता है एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉय के बीच में रिगार्डिंग वेजेस एंड वर्किंग कंडीशन। वर्किंग कंडीशंस को और वेजेस को लेकर उनके बीच में जो नेगोशिएशन चलता है, कभी कभी आपने देखा होगा कि लोग, एक कंपनी के लोग प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, वर्कर्स प्रोटेस्ट करते हैं कि हमें अच्छे से ना तो हमें सेफ्टी प्रोवाइड की जा रही है, ना हमें फूड प्रोवाइड किया जा रहा है, अच्छी वेजेस भी नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वहाँ से एक कंपनी की इमेज में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। प्रॉब्लम्स इन रिलेशन क्या होती हैं, पुअर कम्युनिकेशन, वेज इनइक्वालिटी, अनफेयर ट्रीटमेंट, हैवी वर्कलोड एंड लैक ऑफ ट्रस्ट, भरोसा उठ जाता है उस कंपनी से। एग्जाम्पल, अ कंपनी कंडक्ट्स रेगुलर मीटिंग्स विद एम्प्लॉयज, लिसन्स टू देयर प्रॉब्लम्स एंड प्रोवाइड्स प्रॉपर सॉल्यूशंस, दिस कीप्स कंपनी सेटिस्फाइड
employee satisfied and increases productivity. Employer employee relations are essential for the organizational success. बहुत ही ज़्यादा important है. Good relations bring peace, cooperation and growth in the organization. नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एंड स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट. इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का मतलब होता है कंपनी के अंदर कभी किसी के बीच में लड़ाई हो जाए, ठीक है, मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में, या फिर ऐसी कुछ लड़ाइयों को इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कहते हैं. वर्कप्लेस स्ट्रेस अफेक्ट्स द प्रोडक्टिविटी एंड हार्मनी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. वर्कप्लेस पे अगर स्ट्रेस चल रहा है तो काम अच्छे से नहीं हो पाएगा और ऑर्गेनाइजेशन की भी इमेज खराब होती है, उनकी भी हार्मनी खराब होती है. इस लेसन के अंदर हम समझेंगे डिस्प्यूट्स और उनके सॉल्यूशन के बारे में और कैसे एक स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट को क्रिएट किया जा सकता है. इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पर डिसएग्रीमेंट और कॉन्फ्लिक्ट चल रही होती है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के बीच में, मालिक और काम करने वालों के बीच में. जब कोई भी मतलब भी जो नहीं मान रहे बात, डिफरेंसेस चल रहे हैं, उसे ही डिस्प्यूट्स कहते हैं. कॉजेज ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, क्या कारण होता है? लो और अनइक्वल वेजेस. अनइक्वल वेजेस लोगों को दी जाती है तो उसी चीज़ पे. पुअर वर्किंग कंडीशंस अच्छी नहीं है. ट्रीटमेंट सबको एक साथ नहीं दिया जाता. बायस इन प्रमोशन के अंदर बायस किया जाता है. हैवी वर्कलोड एंड लैक ऑफ कम्युनिकेशन. अब टाइप्स ऑफ डिस्प्यूट भी होते हैं. डिक्रीज इन प्रोडक्शन, कुछ लोग काम करना बंद कर देते हैं, काम के अंदर अड़चन डालते हैं. डिसरप्शन इन वर्क, डैमेज टू द ऑर्गेनाइजेशनल इमेज एंड लो एम्प्लॉय मोरल. ठीक है. मेथड्स टू डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, नेगोशिएशन करो, मेडिएशन, कंसाइलेशन, आर्बिट्रेशन एंड लीगल एक्शन. अब हम इनको समझते हैं. देखो, नेगोशिएशन तो मतलब दो लोग बैठे हैं और वो नेगोशिएट कर रहे हैं कि ये कहते हैं, एम्प्लॉय कहता है मैं तो 50% बढ़ाऊंगा, ये कहते हैं वर्कर्स नहीं हमें तो 80% बढ़ाओ. तो ऐसे बीच में नेगोशिएशन करके कोई ऐसा सोल्यूशन ढूंढना जो दोनों को सेटिस्फाई करे. जैसे मान लो दोनों ने 75% पे एग्री कर लिया. मीडिएशन का मतलब होता है जब दोनों साइड्स की दिक्कतों को सॉल्व करने के लिए थर्ड पर्सन आए और उनकी दिक्कतों को सॉल्व करे. कंसाइलेशन का मतलब होता है दो साइड्स को इकट्ठा लेके आना, ठीक है, और उनके डिस्प्यूट को सेटल करना, सॉल्यूशन सजेस्ट करके वही बैठ के बातचीत करके मामला सुलझा लेते हैं. नेक्स्ट इज आर्बिट्रेशन. आर्बिट्रेशन का मतलब होता है कि आप मतलब कि अपनी रूल्स और लॉजिक के बेसिस पर कि भाई कंपनी में जैसे दिया गया हम तो उसी तरीके से कहेंगे, तो कंपनी के हर एक रूल को फॉलो करते हुए प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करना है. नेक्स्ट इज लीगल एक्शन. लीगल एक्शन तो आई होप आपको पता होगा, ठीक है. स्ट्रेस का मतलब क्या होता है? स्ट्रेस जो है वो मेंटल फिजिकल प्रेशर होता है जो कि पर्सनल फैक्टर्स या काम की वजह से होता है. कोजेज क्या है? काम बहुत ज़्यादा हो जाना, टाइम का प्रेशर, जॉब इनसिक्योरिटी कि भाई जॉब आज रहेगी नहीं रहेगी, घर पे कोई प्रॉब्लम चल रही है, रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम चल रही है, एंड लैक ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस. स्ट्रेस का इफेक्ट क्या होता है? आपकी हेल्थ पे असर पड़ेगा, आपकी एफिशिएंसी कम करेगा, काम पर आप फोकस नहीं कर पाएंगे, मिस्टेक्स ज़्यादा होने लगेंगी एंड इंक्रीजेस एब्सेंटिज्म, काम पे आना आप लोग कम कर देंगे. स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट कैसा होता है? एक ऐसा एनवायरनमेंट वेयर एम्प्लॉइज फील कंफर्टेबल, सेफ एंड फ्री फ्रॉम एक्सेसिव प्रेशर. बिना प्रेशर की वो सिर्फ अपने काम पर फोकस कर सके, वही एक स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट होता है. मेथड टू क्रिएट स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट: प्रोवाइड मैनेजेबल वर्कलोड, इतना काम दो कि भाई किया जा सके एक दिन में. प्रॉपर ब्रेक्स और लीव देनी चाहिए. गुड कम्युनिकेशन होना चाहिए. क्रिएट अ सपोर्टिव एनवायरनमेंट. एनकरेज योगा एंड मेडिटेशन. मोटिवेट एम्प्लॉयज़ एंड मेंटेन वर्क लाइफ बैलेंस. इंपॉर्टेंस क्या है? एम्प्लॉय हेल्थ अच्छी रहेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी, वर्क प्लेस हार्मनी बनी रहेगी एंड improves प्रोडक्टिविटी. एग्जाम्पल: अ कंपनी प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स, लीव्स, योगा सेशंस फॉर एम्प्लॉयज़. यहाँ से स्ट्रेस कम होगा और उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी बनी रहेगी. कंक्लूजन: इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एंड स्ट्रेस आर हार्मफुल टू द ऑर्गेनाइजेशन. इससे हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन पर. विद प्रॉपर मैनेजमेंट एंड अ पॉजिटिव एनवायरनमेंट ये जो प्रॉब्लम्स है इन्हें कम किया जा सकता है और ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस भी अचीव की जा सकती है. ठीक है. नेक्स्ट इज लेसन 5, ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट एंड टैलेंट मैनेजमेंट. ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट जो है एक सिस्टमैटिक और ऑब्जेक्टिव रिव्यू होता है ऑर्गेनाइजेशन के एचआर पॉलिसीज, प्रोसीजर और रिकॉर्ड्स, प्रैक्टिसेस एंड सिस्टम का. इसका काम होता है कि ये पता लगाना कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने एम्प्लॉयज़ को इफेक्टिवली मैनेज कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है. इट ऑल्सो हेल्प्स आइडेंटिफाई द एरियाज दैट नीड इम्प्रूवमेंट. ऐसी जगह कहाँ कहाँ पर हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द एचआर ऑडिट, इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है इज टू एग्जामिन एचआर फंक्शंस एंड मेक द ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम मोर इफेक्टिव. ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम को और भी ज़्यादा इफेक्टिव बनाना. इट शोज वेदर द एक्टिविटीज लाइक रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस, अप्रेजल, कंपेंसेशन, डिसिप्लिन एंड एम्प्लॉय रिलेशंस आर बीइंग कैरिड आउट प्रॉपरली. सही से
एम्प्लॉयज़ को अच्छे से ट्रीट किया जा रहा है या कहीं नहीं किया जा रहा, इट हेल्प्स मैनेजमेंट टेक करेक्टिव एक्शन। इन टूडेज कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, आज के कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट के अंदर जहाँ पर सिर्फ एम्प्लॉयज़ ही नहीं बल्कि एम्प्लॉयर भी काफ़ी ज़्यादा कम्पिटिटिव होते हैं, कंपनीज़ के अंदर भी कॉम्पिटिशन चलता है। क्योंकि क्या होता है, दो कंपनी है, ठीक है, इन दोनों के बीच में कंपटीशन चल रहा है, कोई अच्छा एम्प्लॉय आया है, ये भी इसे रिक्रूट करना चाहती है, ये भी रिक्रूट करना चाहती है, तो वही कंपटीशन हो गया। तो सिंपली एम्प्लॉयज़ को हायर करना नहीं होता, ये भी चेक करना होता है कि उनकी एबिलिटीज़ वो यूज़ कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। एचआर ऑडिट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन की मदद करता है एचआर डिपार्टमेंट से कि देखो, द एचआर ऑडिट हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन अंडरस्टैंड हाउ केपेबल द एचआर डिपार्टमेंट इज। एचआर ऑडिट मदद करता है कि भी एचआर डिपार्टमेंट कितना कैपेबल है उस काम को करने के लिए। हाउ मच डिफरेंस एग्जिस्ट बिटवीन द पॉलिसी एंड प्रैक्टिस, पॉलिसी और प्रैक्टिस के बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है और वो कितना काम कर पा रहे हैं। व्हाट द लेवल ऑफ एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन इज, क्या एम्प्लॉयज सेटिस्फाइड हैं उस काम को करने में। एचआर ऑडिट इज अ रेगुलर सिस्टमैटिक एंड फैक्ट बेस्ड प्रोसेस। ये एक फैक्ट बेस्ड प्रोसेस होता है, यानी कि ये पूरा का पूरा एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर सिस्टम्स को चेक किया जाता है, इवेल्युएट किया जाता है काम को। ये सिर्फ नॉट डन ओनली टू फाइंड मिस्टेक्स, सिर्फ मिस्टेक्स पता करना ही इसका काम नहीं होता, बल्कि उसके अंदर इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है ये भी उसका काम होता है। इट कैन बी अप्लाइड एट एवरी लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के हर एक लेवल पर उसे यूज़ किया जा सकता है। एंड रिव्यू ऑल द एचआर रिलेटेड एक्टिविटीज़ इन द ऑडिट प्रोसेस। इन्फॉर्मेशन इज फर्स्ट कलेक्टेड, इन्फॉर्मेशन को पहले कलेक्ट किया जाएगा, पॉलिसीज, रिकॉर्ड्स एंड प्रैक्टिसेस को एनालाइज किया जाएगा। उसके बाद जो एक्चुअल सिचुएशन है उसको कंपेयर करते हैं एक्सपेक्टेड सिचुएशन से कि भी क्या प्रॉब्लम हो सकती है। फिर फाइनली एक रिपोर्ट बनाई जाती है वीकनेसेस, सजेशन एंड करेक्टिव मेजर्स पर। एचआर ऑडिट हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन अंडरस्टैंड इट्स वीकनेस। एचआर ऑडिट जो है वो मदद करता है ऑर्गेनाइजेशन की वीकनेस को समझने में। इट इम्प्रूव्स एचआर पॉलिसीज, इनहेंसेस एम्प्लॉय मैनेजमेंट एंड रिड्यूसेस लीगल रिस्क। एचआर पॉलिसीज को बनाना, एम्प्लॉय मैनेजमेंट को अच्छे से काम इन्हेंस करना, ठीक है, लीगल रिस्क को कम करना एंड इंक्रीजेज ऑर्गेनाइजेशनल प्रोडक्टिविटी। फ्यूचर प्लानिंग में भी ये बहुत ज़्यादा मदद करता है। टैलेंट मैनेजमेंट मीन्स अट्रैक्टिंग, डेवलपिंग, रिटेनिंग एंड प्लेसिंग स्किल्ड, कैपेबल एंड हाई पोटेंशियल एम्प्लॉयज इन द हाई राइट पोजीशन। सही पोजीशन पर कैपेबल लोगों को रखना, इसका पर्पस होता है कि आइडेंटिफाई पीपल हु कैन क्रिएट लॉन्ग टर्म वैल्यू फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसे लोग लाना जो लंबे समय तक ऑर्गेनाइजेशन का फायदा कर सके। टुडे टैलेंट जो है वो एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ रखता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। मशीन, टेक्नोलॉजी, कैपिटल नॉट सक्सीड अनलेस कैपेबल पीपल आर बिहाइंड दैम। टैलेंट मैनेजमेंट इंश्योर्स द राइट पर्सन इज प्लेस्ड ऑन द राइट जॉब। सही जगह पर सही इंसान को बिठाते हैं, विच इंक्रीजेज एफिशिएंसी, इनोवेशन एंड कम्पिटिटिव एडवांटेज। टैलेंट मैनेजमेंट, इसके अंदर सेवरल स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट, टैलेंटेड एम्प्लॉयज आर आइडेंटिफाइड, ऐसे एम्प्लॉयज को आइडेंटिफाई करना जो टैलेंटेड है। देन दे आर गिवन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंटल अपॉर्चुनिटीज, उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना। आफ्टर दैट देयर करियर पाथ्स आर प्लान्ड, एफर्ट्स आर मेड टू रिटेन हाई परफॉर्मेंस एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन। इट हेल्प्स डेवलप अ कैपेबल लीडरशिप, एक कैपेबल लीडरशिप को आइडेंटिफाई करना। एम्प्लॉय कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, रिड्यूसेस टर्नओवर एंड प्रिपेयर्स अ स्ट्रॉन्ग वर्क फोर्स फॉर द फ्यूचर। इट ऑल्सो हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन अडेप्ट टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट। एचआर ऑडिट एंड एचआर मैनेजमेंट जो है वो क्लोजली कनेक्टेड होते हैं। एचआर ऑडिट जो है दिखाता है कि जो एचआर ऑर्गेनाइजेशन का जो एचआर सिस्टम है वो कितना कैपेबल है, वाइल टैलेंट मैनेजमेंट एंश्योर्स दैट द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ द राइट टैलेंट एंड इट्स यूजेज इट प्रॉपरली। और जो एचआर सिस्टम है वो मेक श्योर करता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सही लोग आए और उन लोगों का सही तरीके से इस्तेमाल किया जा सके ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए। टुगेदर दे स्ट्रेंथन द ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन रिसोर्स बेस। ह्यूमन रिसोर्स बेस को वो बहुत ज़्यादा जो है वो स्ट्रेंथन करती हैं। एचआर ऑडिट एंड टैलेंट मैनेजमेंट जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ऑडिट चेक्स एंड इम्प्रूव्स एचआर सिस्टम, ऑडिट चेक और एचआर सिस्टम को वो इम्प्रूव करती हैं, वाइल टैलेंट मैनेजमेंट प्रोवाइड्स स्किल्स, trained and committed employees. Both processes play a major role in the organizational success. And यहीं पर
Moving on to the next chapter, emerging dimensions. Emerging dimensions, the new modern aspects that are changing human resources development. अब देखो टाइम के साथ साथ टेक्नोलॉजीज नई आ रही है, नई नई डायमेंशंस आ रही हैं. टेक्नोलॉजी की वजह से ग्लोबलाइजेशन, डिजिटल वर्क कल्चर एंड चेंजिंग एम्प्लॉय बिहेवियर, HR is facing new issues and challenges. These new areas are called emerging dimensions. जो नए नए इश्यूज उनको फेस करने पड़ते हैं उसे इमर्जिंग डायमेंशन कहा जाता है ना. ट्रेडिशनल HR मेथड्स आर नो लॉन्गर इनफ टू मीट द नीड्स ऑफ टूडेज फास्ट. देखो आज के टाइम पे जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं वो काफ़ी नहीं है टेक्नोलॉजी बेस्ड वर्ल्ड को चलाने के लिए. ऑर्गेनाइजेशन को नई HR अप्रोचेज चाहिए ताकि मॉडर्न, फ्लेक्सिबल और फास्ट सिस्टम हो सके, ताकि अंडरस्टैंडिंग और मतलब कि अंडरस्टैंडिंग एम्प्लॉयज़ के बीच में बढ़ सके. इमर्जिंग डायमेंशंस के अंदर ये सभी के सभी आते हैं. डिजिटल HR, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब आते हैं. ठीक है. एंड ऑल दीज आर शेपिंग द मॉडर्न वर्क एनवायरनमेंट. इमर्जिंग डायमेंशंस के अंदर आप 4-5 ये लिखना, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, रिमोट वर्क, एम्प्लॉय वेलबींग. ये सब पहले डिपार्टमेंट्स नहीं होते थे लेकिन आज के टाइम पे ये इंक्लूडेड होते हैं. EHRM, इसका मतलब होता है इंटरनेट और सॉफ्टवेयर की मदद से HR फंक्शंस को करना, जैसे रिक्रूटमेंट करना, रिकॉर्ड कीपिंग, ये सब जो है इंटरनेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर छोड़ देना. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो वो बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है आजकल HR में. ठीक है. जैसे स्क्रीनिंग रिज्यूमेज, एनालाइजिंग कैंडिडेट्स, उनको चैटबॉट सपोर्ट प्रोवाइड करना, ये सब जो है आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर छोड़ दिया जाता है, जिससे डिसीजन मेकिंग बहुत ज़्यादा एक्यूरेट हो जाता है और ह्यूमन सेंसिटिव भी मेंटेन किया जाता है. कोविड-19 के बाद बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया कि लोग घर पे बैठे काम कर सकें, तो एम्प्लॉयज़ को एक ऐसा एनवायरनमेंट दिया जा सके जहाँ पर वो घर पे बैठकर भी काम कर सकें. यहाँ से फ्लेक्सिबिलिटी तो बढ़ जाती है लेकिन दिक्कत ये होती है कि सुपरविजन नहीं रख पाते एम्प्लॉयज़ पर. घर पे बैठ के वो कैसे भी काम करें, वो नहीं सुपरवाइज कर पाएंगे. एम्प्लॉय वेलबींग का मतलब होता है एम्प्लॉयज़ का ध्यान रखना, फिजिकल, मेंटल और सोशल हेल्थ. इट इंक्लूड्स हेल्थ फैसिलिटीज, स्ट्रेस मैनेजमेंट, काउंसलिंग एंड सेफ वर्क प्लेस एनवायरनमेंट. मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग जो है अलग अलग एज, जेंडर और कल्चर के लोग आते हैं. उनका बैकग्राउंड मतलब वो एक साथ आकर काम करते हैं. डाइवर्सिटी मैनेजमेंट का काम होता है कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए और सबको इक्वल इज्जत प्रोवाइड की जाए. बिकॉज टेक्नोलॉजी चेंजेस रैपिडली, क्योंकि रैपिडली वो बदल रही है तो टाइम के साथ साथ नई स्किल सीखना बहुत ज़रूरी है. एग्जिस्टिंग स्किल को और ज़्यादा अच्छा बनाना ज़रूरी है. ठीक है. ताकि और नई स्किल्स को भी सीखना ज़रूरी है ताकि आप न्यू जॉब को टेक ऑन कर पाओ. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्यूचर एम्प्लॉयबिलिटी के लिए, ताकि आप फ्यूचर में भी आप एम्प्लॉयड रहो. ठीक है. सस्टेनेबल HRM का मतलब होता है नई HR पॉलिसीज़ को अडॉप्ट करना ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए एंड सोसाइटी, एम्प्लॉयज़ एंड सोसाइटी इन द लॉन्ग टर्म. इट इंक्लूड्स एनवायरमेंटल responsibility, ethical work and behavior, and long-term sustainable development. These new dimensions also bring changes. Problems such as lack of technical knowledge, data security, excessive workload, digital inequality, and reduces human contact may arise. Emerging dimensions are giving new direction to the modern HRM. Digital technology, AI, remote work, well-being, diversity, skill development have become most important parts of the HR today. बहुत ज़्यादा important part हो गए हैं HR के, और ऑर्गेनाइजेशन ने जिन्होंने ये अडोप्ट किया है टाइम के साथ साथ वो और भी ज़्यादा सक्सेसफुल और कॉम्पिटिटिव हो गई है. तो यहीं पर हमारी वीडियो खत्म होती है. दैट्स इट फॉर टुडे.